नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्टडी ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मुगल काल के इस सीरीज में हम लोग आ चुके हैं अकबर का इतिहास के बारे में जानकारी लेने। इससे पहले आप लोगों ने 3 वीडियो देखा, 3 शासक के बारे में जाना, जिसमें से 2 मुगल वंश से संबंधित हुमायूं और बाबर, और तीसरा शेर शाह सूरी जो सूरी वंश से संबंधित। और आज जानेंगे हम लोग अकबर के बारे में, जिसे इतिहास में हम लोग अकबर महान के रूप में जानते हैं। वो कहा जाता है ना कि मध्यकालीन इतिहास अगर आपने पढ़ा और अकबर के बारे में नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। उसी तरह अगर आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा और मौर्य वंश के महान शासक अशोक और मौर्य वंश के प्रारंभिक शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। तो आज देखेंगे हम लोग अकबर का इतिहास, और ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में आ सकता है, क्योंकि हमने चाहते हैं कोई भी वीडियो को ज़्यादा लंबा करना ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत हो सके। तो 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा, और इस वीडियो में आपको प्रारंभिक इतिहास, एक ओवरव्यू पूरा अकबर का शुरू से लेकर अंत तक मिल पाएगा, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये रोचक कहानी रहेगा और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अकबर, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था, और कहाँ, अमरकोट के राजा वीर साल के महल में। आज अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है, ये भारत देख रहे हैं आप, इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, और यहीं पे था वीर साल का महल। जो राजपूत शासक थे वहीं पे इसका जन्म हुआ था। शुरुआत में इसकी पालन पोषण सब वहीं पे हुआ था। और आपको याद होगा कि 1540 में जब हुमायूं को निर्वासित जिंदगी जीने शेर शाह सूरी ने सिंध प्रांत, मतलब सिंध इसी को बोला जाता है, ऊपर के क्षेत्र को, पाकिस्तान वाले क्षेत्र को उस समय सिंध बोला जाता था, सिंध प्रांत जब भेज दिया था, तो उस समय ये हुमायूं ने 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी कर लिया था, और 1542 में जस्ट 1 साल बाद 1542 में अकबर का जन्म हुआ। कहाँ? राजा वीर साल के महल में। और बात तब की है जब अकबर 14 वर्ष का हो चुका था, मतलब 1542 में उसका जन्म हुआ, और आज जब 14 वर्ष का वो हो चुका है तो 1556 की बात है, जब अकबर और उसके संरक्षक बैरम खां, उसके संरक्षक थे बैरम खां, उसके संरक्षक और अकबर दोनों एक अभियान पर पंजाब आया हुआ था। उसी दौरान दिल्ली में अचानक एक बहुत बड़ी घटना हो गई। क्या? वही हुआ जो आपको बताए हैं हम, कि हुमायूं पुस्तकालय के सीढ़ियों पर से गिरकर अपने प्राण त्याग दिया, और उस समय किसी को पता नहीं था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। और उस समय था पंजाब में था अकबर और बैरम खां दोनों। मृत्यु के बाद सूचना मिली, इन दोनों को सूचना मिली कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, और उस समय उसका फायदा उठा के, दिल्ली पर कोई नहीं था उस समय, वहाँ का सूबेदार जिसका नाम था तारदी बेग नाम का सूबेदार, जो देख रहा था अभी दिल्ली को, अभी तो ये सब पहुंचा नहीं था, वहाँ दोनों यही था पंजाब में, तो दिल्ली पर तारदी बेग सूबेदार का शासन चल रहा था। उसी समय हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम हेमू के नाम से जानते हैं, जो एक अफगान शासक आदिल शाह का सेनापति था, आदिल शाह का सेनापति हेमू, वो क्या करता है, अचानक दिल्ली पे आक्रमण करके और तारदी बेग को हरा के दिल्ली का शासक बन जाता है हेमू। और अभी तक अकबर और बैरम खां दोनों पंजाब में हैं। अपने आप को वहाँ का शासक नियुक्त करता है और एक उपाधि धारण करता है, विक्रमादित्य की उपाधि, इसलिए इसको हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं इतिहास में। और ऐसा उपाधि धारण करने वाला ये 14वां शासक था। 14वां शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य 14वां शासक था इतिहास में, जो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। इससे पहले 14 शासक हुए थे, जिसके एक के बारे में आप जानते होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का था, उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जब इसने उपाधि धारण की, वहां पे ये शासक बन चुका था, तो अकबर के पास और बैरम खां के पास एक चुनौती थी कि अब तो दिल्ली पर दूसरा का अधिकार हो चुका है। तब क्या होता है कि तारदी बेग वहां से दौड़ते दौड़ते दिल्ली से पंजाब जाता है, और अकबर और बैरम खां के पास खड़ा होता है और बोलता है कि अब दिल्ली पे अधिकार करना हम लोग के लिए नामुमकिन हो चुका है। वहां पे शासन हो चुका है हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम हेमू कहते हैं, और उसने इससे पहले 22 लड़ाइयों में अपनी जीत हासिल की है। वो उसका किस्सा सुना रहा था। कौन? ये तारदी बेग हार के आया था, किस्सा सुना रहा था अकबर को और बैरम खां को, कि 22 लड़ाइयों में वो जीत हासिल कर चुका हेमू।
अब दिल्ली पर अधिकार कर चुका है, अब हम लोग का कुछ नहीं चलेगा, हम लोग छोड़ दीजिए सपना देखने का कि दिल्ली पर अधिकार होगा। डरा रहा था उसको, अकबर को। और उस समय अकबर का एज कितना हो चुका था? 18 वर्ष। और उस समय उसके साथ था बैरम खां, उसका संरक्षक, बहुत बड़ा संरक्षक और वो हमेशा साथ रहने वाला। और अकबर उसको बहुत ज़्यादा मानता भी था, अपने बैरम खां को। उसके सामने जब ये प्रस्ताव रखा, कौन? तारदी बेग, तो बैरम खां गुस्सा से आग हो गया, तुरंत अपना चाकू निकाला और वहीं पे तारदी बेग की हत्या कर दी। अकबर ने पूछा क्यों? तो उसने बोला कि ये हमको डरा रहा है, हमने जब एक जिंदगी मिला है और संघर्ष ही करना है, लड़ाई ही करना है, तो दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और हेमू को हराएंगे, ये हमको डरा रहा था, इसीलिए हम इसका खात्मा कर दिए। और अच्छा, और हुआ ये, बैरम खां द्वारा, संरक्षक द्वारा एक फैसला लिया गया और पंजाब के कालानौर में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया। जल्दीबाजी में किया गया क्योंकि इसको पता था कि दिल्ली प्रशासन अभी हेमू का है और ये पंजाब में ही अकबर को शासक नियुक्त कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया इसका दिल्ली के नाम से। और वहां पे इतना ज्यादा जल्दीबाजी इसको था कि ईंटा का सिंहासन बनाया, बैरम खान ने ईंटा का सिंहासन बनाया और अपने राजा अकबर को बैठाया और राज्याभिषेक कर दिया। वहां से जल्दीबाजी, आपको पता है कि इसका हुमायूं का मृत्यु कब हुआ? जनवरी में मृत्यु हो गया और फरवरी में यह शासक बन गया। देखिए 14 फरवरी को इसको शासक नियुक्त कर दिया, अभी राज्याभिषेक कर दिया। अब हुआ ये, हुमायूं को, वहां हेमू को पता चला कि वहां का शासक नियुक्त हो चुका है। अब ये दोनों के बीच युद्ध होने वाला था और बैरम खान ने निश्चय लिया कि हम हेमू को हराएंगे। और हेमू तो खुद में इतना घमंड हो चुका था उसको, क्योंकि वो उससे पहले 22 बार लड़ाइयां लड़ी थी और 22 में वो अपना जीत हासिल किया था। इसलिए हेमू को तो पहले से घमंड था कि कोई आए उसको हरा देंगे। हुआ ये, इधर पंजाब से चले अकबर, बैरम खां और उसके सैनिक, उधर दिल्ली से चला हेमू और दोनों की मुलाकात हुई हरियाणा के पानीपत। आपको याद होगा बाबर द्वारा भी एक लड़ाई जो पानीपत में लड़ा गया था, उसको पानीपत की पहली लड़ाई बोलते हैं। और यहाँ हेमू और अकबर और बैरम खां संरक्षक के बीच एक लड़ाई हुई जिसको पानीपत का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। पानीपत एक जगह है हरियाणा में, वहां पे दूसरी बार हेमू और अकबर के बीच जो लड़ाई हुई इसको पानीपत का दूसरा युद्ध के नाम से जानते हैं। और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। हेमू में ओवर कॉन्फिडेंस था। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कभी भी अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी घातक होता है। और यही घातक काम हेमू को महंगा पड़ गया। उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ गई थी कि हमने 22 जीत दर्ज कर चुकी है भारतीय इतिहास में, विक्रमादित्य का उपाधि ले चुका हूं, हमें अभी तक कोई हराने वाला नहीं मिला। और हेमू वास्तविक में एक कुशल शासक था, तब तो उसके नाम से इतना भय जो तारदी बेग को हो चुका था और पूरे भारत में उसका भय चलने लगा था, क्योंकि इसने इतने सारे युद्ध जीत चुके थे पहले। 22 युद्ध बहुत ज़्यादा होता है, जीत चुके थे। लेकिन बैरम खां भी कहाँ पीछे हटने वाला था, ये खुद एक कुशल योद्धा था और इसने ठाना कि अब उसको हरा के रहेंगे। दोनों का जब पानीपत के पास सामना हुआ तो हुआ ये कि वो इतना घमंड में था हेमू कि वो सोचा कि इसको तो हम आराम से हरा देंगे। जब इसका तारदी बेग को हरा दिए, इसके सूबेदार जो तारदी बेग था उसको हरा दिए, और अब तो बचा क्या है? अकबर तो बच्चा है अभी, वो तो 18 साल का है, उसको क्या है? लेकिन इसको क्या पता था कि बैरम खां का संरक्षण उसके साथ इतना अच्छा है कि वो बहुत महंगा पड़ सकता है। हेमू ने क्या किया, अपने जितने तोपची थे, जितने तोप थे, तोप का एक बहुत ही बड़ा महत्व था उस समय युद्ध में, तोप को आगे भिजवा दिया, कहा कि जाओ तुम आगे जाओ। और अपने इतना पीछे रह गया कि तोप उससे कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। और जब तोप को अकेला देख, बहुत सारे तोप को अकेला देख, ये बैरम खां ने उस पर आक्रमण कर दिया और पूरे तोपची को मार डाला और तोप की जो मुंह होती है जहां से तोप निकलता है उसको तोड़ डाला। और इससे बहुत ज्यादा क्षति हुई हेमू को हुई। लेकिन फिर भी हेमू इतना अच्छा से सजा चुका था अपना सेना को, वो सोचा कि फिर भी हम जीतेंगे हेमू, और खुद हाथी पे सवार होके आया था। सोच लीजिए कोई भी युद्ध में किसी भी शासक को जो उसका नेतृत्व करता है उसको कभी भी उतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि उस पर निशाना आराम से साधा जा सके। वो हाथी पे बैठा था और उसके बाकी सैनिक सब घुड़सवार, पैदल सेना और गाड़ी से थे। तो ये भी उसने एक गलती की थी कि हाथी पे बैठा, सबसे ऊंचा एकदम बैठा हुआ था आराम से शासक के द्वारा कि हमको तो जीतना है। उधर से बैरम खां क्या करता है, अपना एक दल बनाता है जिस दल का काम सिर्फ ये कहता है उस दल को कि तुम्हारा काम सिर्फ रहेगा हेमू पर निशाना दागना और हेमू को पराजित करना। क्योंकि अगर शासक किसी का मर जाता है, किसी का नेतृत्व करता मर जाता है, तो उसके सेना में वो दम नहीं रहता है कि फिर वो आगे बढ़ पाए। यही हुआ। अचानक युद्ध लड़ते लड़ते, जबकि
कहा यह जाता है कि पूरे युद्ध जो था ना हेमू का पक्ष में आ चुका था। ऐसा लग रहा था फिर मुगल पराजित हो जाएंगे और दिल्ली पर शासन हेमू का होगा। लेकिन अचानक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। अचानक हेमू की आंख में जाके एक तीर लगा और वो तीर उसका अंतिम युद्ध साबित हुआ। आंख में तीर लगा और वो अपने जो हाथी का बना होता है, एक हौदा बना हुआ होता है, हौदा में गिर गया हेमू। और उसके सेना सब देखे अपने शासक को, अपने नेतृत्व करता हेमू को कि वो गिर चुका है। पूरे सेना में भगदड़ मच गई है, बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई। यही तो बैरम खां चाह रहा था कि किस तरह से इसके शासक, इसके नेतृत्वकर्ता को मार दे ताकि इसकी सेना विच्छित हो जाए। और हुआ यही, पूरी सेना गड़बड़ा गई और यहाँ पे मौका मिल गया बैरम खां को और उसने पूरे सेना को हटाते हुए, फाड़ते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ा और जाके हेमू का, अकबर क्या किया, अकबर जाके हेमू का गर्दन काट दिया। अकबर जो ही बच्चा था, अभी 18 साल का था, गर्दन काट दिया। और बैरम खां कहता हाँ बढ़िया, अच्छा काम किए। और अकबर वहाँ काट के अपने आप को थोड़ा साहसी दिखाया और उसे सीखता था, क्योंकि बैरम खां से बहुत कुछ सीखता था अकबर और ये बताता भी था, उसको काफ़ी मानता था। वहां से दिल्ली पे अधिकार किसका हो गया, अकबर का। अब दिल्ली का शासक कौन हो गया, अकबर। हेमू का नामो निशान खत्म, सब खत्म। अब दिल्ली पे फिर से शासक हो गया। जब अकबर द्वारा युद्ध जीत लिया गया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया, तो उसके बाद 1556 से 1560 तक अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में रहा, उसमें कुछ कार्य किए, उसके संरक्षण में रहा। और अब वो 18 साल का लगभग हो चुका था, क्योंकि 14 का वो 56 में था, अब 60 हो चुका था, अब 18 साल का हो चुका था, कुछ बड़ा हो चुका था, कुछ समझदार हो चुका था, कुछ फैसले ये खुद भी ले सकता था, इतना समझदार हो चुका था। और यहीं से एक फिर से इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, फिर से एक टर्न आता है, जो कि फिर से एक अकबर के इतिहास को बदल डाला। उसके इतिहास में एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि उसके जो संरक्षक बैरम खां थे, उसकी मृत्यु हो गई। अब ये भी पूछेगा कैसे हुई मृत्यु। क्या हुआ कि 18 वर्ष का जो हुआ उस समय, उसके इर्द गिर्द जितने भी और बड़े बड़े शासक थे और बड़े बड़े उसके दरबारी थे, वो बैरम खां से जलने लगे। इसलिए क्योंकि अकबर से ज्यादा ही कुछ अस्तित्व में बैरम खां आने लगा था। शासक अकबर था लेकिन काम ज्यादा बैरम खां का चल रहा था, नाम ज्यादा बैरम खां का चल रहा था, क्योंकि युद्ध में नेतृत्व वही करता था। अकबर तो सिर्फ शासक था और बच्चा था, तो वास्तविक शासक भी रहता, लेकिन नेतृत्व बार बार बैरम खां अपने हाथ में ले लेता था। और उसके द्वारा एक पेटीकोट शासन भी स्टार्ट हो गया उसके परिवार द्वारा, जिसमें उसकी धाय माँ महामनगा, नाम सुने होंगे आप, उसकी धाय माँ का अर्थ है कि उसकी लालन पालन जो की, धाय माँ महामनगा और उनके बेटे आदम खां और जीजी अनका, उनकी बेटी जीजी अनका का एक शासन तैयार हुआ। उसको हम पेटीकोट शासन के रूप में जानते हैं, जो 1560 से 1564 तक चला, जबकि इसका 62 में अंत हो चुका था आंशिक रूप से, लेकिन फिर भी 64 तक चला था। तो जो महामनगा थी वो भी कान भरने लगी अकबर का। अकबर तो बच्चा था, उसका कान भरने लगी कि तुम्हारा ये बैरम खां फायदा उठा रहा है, कुछ ज़्यादा ही होशियार बन रहा है, ये अपने आप को शासक दिखाने का कोशिश कर रहा है। और कभी कभी अकबर भी ऐसा महसूस करता था कि उससे भी कभी कभी बहस हो जाता था बैरम खां और अकबर के बीच में किसी विवाद को लेकर, तो अकबर भी ये महसूस करने लगा था। तो हुआ ये कि बैरम खां एक अभियान पर निकला हुआ था बाहर, और अकबर एकाएक जारी करता है फरमान और उसको सूचना देता है बैरम खां को, बोलता है, वहीं पे एक चिट्ठी लिखता है उसको कि आप जो है यहाँ अब आपका काम नहीं है और आपको वजीर के पद पर से हटाया जाता है। वो वजीर का पद पर थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे। उसको प्यार से वो खान बाबा भी कहता था, बहुत मानता था उसको, और उसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि ऐसा काम वो करे। लेकिन फिर भी उसके कान भरे गए, उसके दरबारी द्वारा बोला गया कि नहीं, वो दिक्कत देगा, आगे चल के आपको दिक्कत देगा। लेकिन ऐसा आदमी तो रहता तो उसको पहले ही मरवा देता अगर चाहता बैरम खां, लेकिन ऐसा तो किया नहीं। लेकिन फिर भी ये चिट्ठी भेजा उसको वहाँ पे अभियान पे, और डायरेक्ट वो चिट्ठी उसके हाथ में गई और पढ़ा वो, तो उसमें लिखा था कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप किसी राज्य के सूबेदार बन जाइए, सूबेदार का अर्थ बताएं आपको, राज्य का शासक बन जाइए, या आप मेरे साम्राज्य का सुरक्षा सलाहकार बन जाइए, या आप अपना पूरा जीवन हज पर चल जाइए और वहीं बिताइए। हज पर देखिए, हिंदू लोग
तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और मुस्लिम लोग हज पर जाते हैं। तो उसको बोला गया कि आप हज पर चल जाइए और पूरी ज़िंदगी वहीं बिताइए। चूँकि बैरम खां एक सम्माननीय शासक था, वो काफ़ी ऊंचे पद पर था और ऐसे में उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है अगर वो किसी राज्य का सूबेदार बन जाता, सुरक्षा सलाहकार बन जाता। तो उसने निर्णय लिया कि हमें हज पर जाना ही पसंद है और वहाँ से वो हज पर जाने लगा। और हज पर जाने के दरमियान हुआ ये कि पहले से बैरम खां के दुश्मन तो बहुत सारे थे, क्योंकि युद्ध लड़ रहा था तो दुश्मन तो हो जाते हैं। वो अकेले हज पर जा रहा था। हुआ ये कि पाटन गुजरात, याद रखिएगा, बैरम खां की मृत्यु पाटन गुजरात, पाटन एक जगह है गुजरात में, वहीं पे जाते समय अफगान शासकों द्वारा, उसका नाम भी था मुबारक खां, देखिए मुबारक खां उसका नाम था, अफगान शासक मुबारक खां द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी गई। और जैसे ही ये सूचना अकबर को मिली, अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया इससे कि ये तो हम नहीं चाहते थे, हम उनको मारना, काफ़ी इज्जत करता था वो उसका। और तुरंत वो क्या करता है, बैरम खां की पत्नी से शादी कर लेता है ताकि उसको संरक्षण दे सके, उसका वो रोड पर ना भटके, इसलिए उससे शादी कर लेता है। और उसके बेटे, जो बैरम खां के बेटे थे, वो उसको अपना संरक्षण देता है और उसको काफ़ी उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज देता है, अब्दुल रहीम को। और आपको बता दें कि अकबर ने ये बैरम खां से खुश होकर उनको एक उपाधि दी थी, खाने खाना की। इसका मतलब होता है वफादार यार। तो उसको एक उपाधि दी थी बैरम खां को, खाने खाना की। तो अब तो बैरम खां मर चुका है, अब ये उपाधि किसको दे देता है, इसको जब शिक्षा देता है बैरम खां के बेटे को, तो इसको ये उपाधि दे देता है अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसको आपको पता होगा इसको नवरत्न में भी शामिल करता है, तो आगे बताएंगे हम। तो ये जब क्या करता है कि इसको उपाधि दे देता है और अपने संरक्षण में ले लेता है उसके पूरे परिवार को, उसकी पत्नी को, उसके बेटे को। तब उसके बाद उसी समय 1560 में पेटीकोट शासन तो चल ही रहा है। अभी पेटीकोट शासन से भी ये तंग आ जाता है, क्योंकि अब ये और बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे और समझदार हो रहा है। ये पेटीकोट शासन से भी तंग आ चुका है। पेटीकोट शासन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक समूह जिसके द्वारा शासन किया जा रहा था। अकबर का फिर भी नहीं चल रहा था। उसके बाद 1560 में तो मृत्यु हो गया बैरम खां का, उसके बाद भी अकबर का नहीं चल रहा था। उसके बाद भी 2 वर्ष 4 वर्ष के लिए अकबर प्रभावित रहा उस समूह से, जिसमें महामनगा, उसकी धाइमा, उसके बेटे आदम खां और उसकी पत्नी, उसकी बेटी जीजी अनगा, उससे परेशान था। तो फिर वो परेशानी को 1564 तक खत्म कर देता है किसी तरह से। उसको बोलता है कि आप हटिए, अब हम शासक बनेंगे और हम अपना अधिकार करेंगे, हम साम्राज्य को आगे विस्तार करेंगे, हमें इतनी समझ आ चुकी है, हम बड़ा हो चुके हैं, हम खुद भी चला सकते हैं। और उसके बाद वो एक खुला शासक बनता है। उसके बाद जानते हैं आगे क्या हुआ। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार पर कुछ ध्यान दिए और शुरुआती दिन में 1561 से लेकर 1564 ईस्वी तक उसने अपना साम्राज्य विस्तार थोड़ा सा किया, जिसमें मालवा, चुनार और गोंडवाना क्षेत्र शामिल है। मालवा को जीता, गोंडवाना को जीता और चुनार को भी जीता, शुरुआती क्षेत्र में जीता। उसके बाद उसने अपने साम्राज्य में एक ऐलान करवाया कि बताओ हमको कि भारत में अभी शक्तिशाली कौन है। तो उसको उत्तर में उसके बाकी जो दरबारी थे, उसको उत्तर में जवाब आया राजपूत। तो इसने कहा कि राजपूत को संदेश भेजो। तो संदेश में ये भेजो कि या तो तुम हमसे संधि करो, नहीं तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो कुछ राजपूत शासक ने इनसे संधियां भी की और कुछ ने युद्ध भी किए। जैसे सबसे पहले संधि करने वाला आमेर का राजा भारमल जो था, इससे सबसे पहले संधि करने के लिए राजी हो गया, जो एक राजपूत शासक था। और संधि ही नहीं, उसने अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाया। उसने अपनी पुत्री, जिसका नाम था जोधा अकबर, जिसको आप कहानियों में बहुत ज़्यादा सुने होंगे, जोधा अकबर या हरकाबाई, इसी का नाम था हरकाबाई। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो इसको हरकाबाई नाम से जानते हैं, और अगर कहानियाँ और फिल्म और सीरियल देखिएगा तो इसको जोधाबाई के नाम से जानते हैं। और उसी समय राजा भारमल ने क्या किया, अपनी पुत्री जोधाबाई से अकबर का शादी कर दिया और अपने रिलेशन भी मजबूत किए। फिर आया मेवाड़ के शासक राणा प्रताप की बारी। बहुत से संदेश, बहुत से प्रस्ताव अकबर ने राणा प्रताप को भी भेजे कि तुम हमसे संधि करो, लेकिन राणा प्रताप कभी भी स्वाधीनता और अधीनता स्वीकार करने का नहीं सोचा। और इस कारण से अकबर गुस्सा हुआ और राणा प्रताप से एक युद्ध, जो बहुत ही फेमस युद्ध 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध, याद होगा आपको, 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध, जिसका नेतृत्व अकबर के तरफ से मान सिंह कर रहा था। क्योंकि वो बैरम खां तो मर चुका था, वो तो सब करता था उसका युद्ध।
का नेतृत्व, लेकिन अब इसके तरफ मान सिंह आ चुके थे और इस युद्ध का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था और इधर से राणा प्रताप थे। देखिए, कुछ इतिहासकारों ने इस युद्ध का निर्णय अकबर की तरफ भी रखा, कुछ इतिहासकार ने इसका निर्णय ही नहीं दिया कि इस युद्ध में ना कोई जीता ना कोई हारा। बहुत से इतिहासकार में इसमें मतभेद है, लेकिन हम लोग जब जीके पढ़ते हैं, जब किताब में हम लोग देखते हैं, अपना क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसमें यही दिखता है कि अकबर ने राणा प्रताप को पराजित कर दिया था और उस युद्ध में हरा दिया था। लेकिन हराने के पश्चात भी राणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। उनके जिंदा रहते हुए कभी भी मेवाड़ के शासक राणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और ऐसा कहा जाता है कि राणा प्रताप के मरने के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए राणा प्रताप के, उसने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन वो भी अकबर के समय नहीं, वो भी जहांगीर के समय, अकबर का बेटा ने ऐसा किया था। अकबर के रहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाद अकबर का गुजरात अभियान रहा, 1572 ईस्वी में गुजरात को जीता। फिर उसके बाद 1574 से 76 ईस्वी में उसने बिहार और बंगाल, देख रहे हैं, बिहार और बंगाल को भी अपने में मिला लिया। उसके बाद उसने फिर जब ये सबको मिला लिया, उत्तर भारत में उसने पूरा अभियान कर लिए। फिर उसका रुख दक्षिण भारत की तरफ गया और दक्षिण भारत में उसने दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़ और खानदेश को जीता। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का अभियान में उसने दौलताबाद, असीरगढ़ और खानदेश, अहमदाबाद, ये सब पर उसने अभियान किए। लेकिन कहा जाता है कि अकबर का सबसे अंतिम अभियान जो था असीरगढ़ के किला पर था। असीरगढ़ का किला जीतने जब वो जा रहा था तो उसको जीत लिया था और उसका सबसे अंतिम अभियान था। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है और यही उसका अंतिम अभियान था, जो 1601 ईस्वी का अभियान था। याद रखिएगा, 1601 का। और उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? तो उसके खुद के बेटे जहांगीर अब बड़ा हो चुका था और अकबर मर नहीं रहा था। सोचिए, अकबर जो है ना, मुगल शासक में सबसे लंबा शासन था इसका। मुगल अगर पूरे देखा जाए, पूरा मुगल ऊपर से नीचे तक, तो उसमें सबसे लंबा शासन अकबर का था और ये मर नहीं रहा था। इसके बेटे जहांगीर बहुत बड़े हो चुके थे, वो चाह रहे थे कि अब शासन मेरे हाथ में आए और उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया। तो बहुत सारे विद्रोह किए गए, खैर युद्ध नहीं किया, विद्रोह किया, अंदर ही अंदर क्या विद्रोह किया। इसके बहुत सारे आदमी को उसने दिक्कत दिया, कुछ को मार भी दिया इसके बेटे ने, तो इससे बहुत दुखी हो गया और 1605 में उसकी। और जब अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई तो उसी के द्वारा बसाए गए शहर सिकंदरा, जो कि आगरा में है, वहीं पे उसको दफना दिया गया। सिकंदरा जो कि आगरा में है, और आगरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा में अकबर को दफना दिया गया। इसी के साथ अकबर का इतिहास तो समाप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं होते हैं। ऐसे बहुत से कार्य थे जो अकबर ने अपने जिंदगी में किए थे, बहुत से बदलाव थे जो किए थे धर्म के नाम पर, और उसका प्रशासन, बहुत से क्वेश्चन अभी बनने बाकी है, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के साथ। और तब तक के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। देखते हैं कि आपने सही से इसको पढ़ा है कि नहीं। और वो क्वेश्चन ये है कि बताइए कि अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था। इसको थोड़ा डिटेल में आप डिस्कस करिएगा। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद।